जिला परिषद उपचुनाव में 16 सीटों पर होगा मुकाबला। बड़ा हादसा, रेस ड्राइविंग ने ली 2 युवतियों की जान। मुंडे के खिलाफ जंग पर लग गई जंग। आरपीएफ ने पकड़ा 5.70 लाख का गांजा। पूर्व पालक मंत्री शिवाजी राव मेघे बोले 2024 कांग्रेस का होगा। वित्त विभाग में कुंडली मारकर बैठे हैं अधिकारी कर्मचारी। राज्य चयन ट्रायल में 35 सॉफ्टबॉल खिलाड़ी चयनित। रेलवे 6 ट्रेनों की अवधि में करेगा विस्तार। नागपुर में बीते दिन कोरोना के 14 मरीज संक्रमित पाए गए। नागपुर में 24 घंटों में कोरोना से मरने वालों की संख्या 0 रही। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय एक्स्ट्रा एज फिटनेस। नमस्कार, महाराष्ट्र 24 के नागपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अमित वांद्रे। खबरों को बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। मेट्रो पद भर्ती घोटाले के खिलाफ गुरुवार से अनशन पर प्रशांत पवार। कहा, मेट्रो के महासंचालक को छोड़ना होगा पद। स्वराज ध्वज यात्रा का नागपुर में आगमन, लेकिन नहीं आए रोहित पवार। अमरावती के वरुड में सेल्फी के चक्कर में पलटी नाव, 11 डूबे, 3 के शव बरामद। मंत्री महोदय ने ये भी बोला है, ये घोटाला वहीं के वहीं अगर पेपर पे बराबर नहीं दिखा तो ब्रिजेश दीक्षित के अगेंस्ट में एफआईआर करने के लिए उनने बोला है। हो सकता उसी दिन 24 तारीख को एफआईआर के डर से ब्रिजेश दीक्षित भाग ना जाए। हम तो चाहते हैं कि वो आए और उनके ऊपर 200% एफआईआर होगा, क्योंकि उनके पास कुछ भी कागजात नहीं है। मुझे पता नहीं ये सवाल आपको पसंद आया नहीं। 4 साल आप लगातार आंदोलन कर रहे हो, लगातार मीडिया के सामने आके मेट्रो के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हो। इसके पहले भी आपको मीडिया ने कहा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे। इसके पहले भी आपने कहा था कि हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। 4 साल हो गए, आपके पास इन्फॉर्मेशन अब तक क्यों नहीं है? लेकिन ऐसा क्या राज छुपा है कि जो कोई भी गवर्नमेंट आती तो उसके मंत्री कुछ बोल नहीं पाते हैं? क्या क्यों दबाव में है उनके? ये दबाव क्या है ये आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है और ये जनता को भी मालूम है। इनके ऊपर इंक्वायरी तो पक्का लगाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ब्रिजेश दीक्षित को नागपुर मेट्रो से हटना पड़ेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। वो तैयारी हो चुकी है और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अब खबरें विस्तार से। नागपुर मेट्रो में पद भर्ती में करोड़ों के घोटाले होने के आरोप लगाने के बाद प्रशांत पवार गुरुवार से अनशन पर बैठने वाले हैं। नागपुर मेट्रो में पद भर्ती जांच की मांग के साथ प्रशांत पवार मेट्रो ऑफिस के सामने अनशन पर बैठेंगे, ऐसी जानकारी उन्होंने महाराष्ट्र 24 से साझा की है। नागपुर महामेट्रो में पद भर्ती को लेकर करोड़ों का घोटाला हुआ है, ऐसा आरोप जय जवान जय किसान के अध्यक्ष प्रशांत पवार ने लगाया था। अब इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं बैठ रही, इसके लिए अब वो उपोषण पे बैठने वाले, ऐसी बात वो कह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रशांत पवार जी। सर, महामेट्रो पे आप लगातार आरोप लगा रहे हो कि घोटाला हुआ है। आपने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पद भर्ती में 150 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब इंक्वायरी नहीं हो रही है तो आप उपोषण बैठने की बात कर रहे हो, क्या कहोगे? नागपुर महामेट्रो ने 150 करोड़ का जो भर्ती घोटाला किया हुआ है, जिसमें किसी की भी एग्ज़ाम नहीं ली, एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, उसके लिए हम पिछले 15 दिन से इनको कागज़ मांग रहे हैं, ये दे नहीं रहे हैं। ये बिंदु नामावली मांग रहे हैं, बिंदु नामावली भी नहीं दे रहे हैं। अभी अगर इनकी कल तक के अगर इन्होंने हमको नहीं दिया तो गुरुवार से हम उपोषण पे, पहले साखी उपोषण पे बैठने वाले हम लोग 7 दिन के लिए, और साखी उपोषण के बाद में हम आमरण उपोषण काचीपुरा चौक में यानी मेट्रो ऑफिस के पास में बैठने वाले। वहाँ पे हमारे महाराष्ट्र ओबीसी सेल के अध्यक्ष ईश्वर बाळबुदे जी, शहर के अध्यक्ष दुनेश्वर पेटे जी, मैं खुद और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के और जय जवान जय किसान के बहुत सारे कार्यकर्ता नेता वहाँ पे उपोषण को बैठेंगे, जब तक के ये पूरे जो भर्ती घोटाला हुआ इन लोगों को निकाल के नए लोगों की भर्ती जब तक नहीं करते, या जब तक के उसकी एग्ज़ाम लेके फिर से नए तरीके से उसकी प्रोसेस होना चाहिए। वो प्रोसेस के थ्रू ओबीसी और इतर मागास वर्गीय हमारे बांधव और भगिनी जो है उनको भी उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। ये हमारी डिमांड रहेंगी। वो जब तक के पूरी नहीं होंगी तब तक के आमरण उपोषण चलते रहेगा। आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके ऊपर मेट्रो ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें कहा है कि कहीं पे भी पद भर्ती को लेकर घोटाला नहीं हुआ है, ट्रांसपेरेंट सब चीज़ें हैं। आप इसके ऊपर क्या कहोगे? ये उन्होंने मीडिया को, हमको तो पता है उनके पास में कुछ नहीं, आप ही लोग बताते हैं, आप ही को प्रेस रिलीज देते हैं। आप ही उनको ये पूछिए कि इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कहाँ है, जैसा हम आपको डॉक्यूमेंट देते हैं। हमने आपको बताया कि 30 लाख 40 लाख रुपए लेके इन्होंने पद भर्ती घोटाला किया है एक जन का। वैसे ही अगर वो
एडवर्टाइजमेंट से के थ्रू हुआ होगा, काय के थ्रू होगा, तो वो पेपर देना चाहिए, उन्होंने हमको बताना चाहिए ये ऐसा ऐसा हुआ, कोई भी मीडिया को देना चाहिए। जब तक के वो प्रूफ देते नहीं तब तक के ये बात को हम मानने वाले नहीं हैं। बिंदु नामावली इनके पास में नहीं है, स्टेप इन पैटर्न इन्होंने सैंक्शन किया नहीं है, ये क्लियर है। इसलिए ये दबे हुए आवाज में बात करते हैं। ये रोज रोज वही एक ही प्रेस रिलीज दे रहे जिसमें कोई भी चेंज नहीं है। जो पेपर में आ रहा है वही वो दे रहे, जो हमको मीडिया पूछती है वही सब क्वेश्चन है, बाकी दूसरे कोई नहीं है। जी, आपने एक गंभीर आरोप लगाया कि 30 से 40 लाख रुपए लेके एक व्यक्ति की भर्ती की गई है। आपके पास उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स क्या है, कि सबूत क्या है? आप बहुत बड़ा आरोप है ये कि मेट्रो में 30 से 40 लाख रुपए लेके भर्ती की जा रही है। सबूत बोले तो ऐसा है कि एक मास्टर की अगर भर्ती करो तो भी 30 लाख रुपए लगते। जहाँ 2 लाख रुपए सैलरी है, 1.5 लाख रुपए सैलरी है, वहाँ तो कोई भी देगा ना 30 लाख रुपए। ये तो क्या मार्केट का रेट है। अगर बिना कुछ इसके डायरेक्ट अगर कोई किसी को वहाँ पे जॉब देता है, और इसके पहले भी पेपर में छप के आया है कि वहाँ पे पैसे लेके ये देते हैं, नौकरी देते हैं, तो इसका मतलब ये जो भर्ती हुई है, ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट के लिए उतने पैसे लगते हैं, ऐसा वो एज्यूम करके हम चल रहे हैं कि ये 150 करोड़ का घोटाला है। आप 4 साल से लगातार मेट्रो के ऊपर प्रहार कर रहे हो, आरोप लगा रहे हो। आपने इसके लिए कभी कोर्ट का रास्ता इख्तियार करने की सोची, या फिर अभी जो आप पद भर्ती के लिए आरोप लगा रहे हो कि इतना बड़ा घोटाला है, तो क्या आप कोर्ट का रास्ता अपनाओगे? हम अपनाएंगे। हम अभी पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं। अभी उनके भी जो प्रेस रिलीजेस है, जो मीडिया में आया है, वो सब जमा करके हम कोर्ट में देंगे। पहले हम ये ओबीसी इतर मागास वर्गीय पे जो अन्याय हुआ है, मैं तो बोलता हूँ आपके माध्यम से कि जो अपने नागपुर शहर में ओबीसी इतर मागास वर्गीय के जितने भी बंधु भगिनी हैं, इन्होंने रोड पे उतरना चाहिए, अपने हक के लिए हमारे साथ में कंधे को कंधा लगाना चाहिए, और हम इससे न्याय मिला के देंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम आपको भी विनंती करते हैं कि ये आप हमारे ओबीसी बांधव, इतर मागासवर्गीय बांधव भगिनी इनको ये आप दिखाना चाहिए, ऐसी हमें अपेक्षा है। सर, एक सवाल फिर वही है कि आपको, मुझे पता नहीं ये सवाल आपको पसंद आया नहीं, 4 साल आप लगातार आंदोलन कर रहे हो, लगातार मीडिया के सामने आके मेट्रो के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हो। इसके पहले भी आपको मीडिया ने कहा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहा है। इसके पहले भी आपने कहा था कि हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। 4 साल हो गए, आपके पास इन्फॉर्मेशन अब तक क्यों नहीं आई? नहीं, हाई कोर्ट जाना ये कोई एक रास्ता नहीं है। जब सरकारें बनी हैं, उस डिपार्टमेंट के मंत्री है, हम तो पिछले भी गवर्नमेंट को बोले, ये भी गवर्नमेंट को बोला, लेकिन ऐसा क्या राज छुपा है कि जो कोई भी गवर्नमेंट आती तो उसके मंत्री कुछ बोल नहीं पाते हैं? क्या क्यों दबाव में है उनके? ये दबाव क्या है ये आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, और ये जनता को भी मालूम है। इसलिए जनता भी बोलती है कि ये पूरा भ्रष्टाचार का जो खेल है, ये खेल में सरकारें दबी हुई है। हो सकता है कि हम अभी जैसा विजय वडेट्टीवार साहब ने 24 तारीख को इंक्वायरी लगाई है, तो अब उनके समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कितने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। तो शायद आने वाले दिन में हमारी सरकार इमीडिएट उन पे इंक्वायरी लगाएंगी, क्योंकि आज मैं मुंबई में भी शिंदे साहब के ऑफिस में बात किया, तो शायद वो भी हमको बोले कि आपको बुलाएंगे और हम उनके साथ में बैठ के डिस्कशन करके पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। इनके ऊपर इंक्वायरी तो पक्का लगाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ब्रिजेश दीक्षित को नागपुर मेट्रो से हटना पड़ेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। वो तैयारी हो चुकी है और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। सर, मेट्रो से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 24 तारीख के किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन अब तक नहीं आई है, तो अब तक उनका इन्फॉर्मेशन नहीं। वो मंत्री महोदय का काम है, वो देंगे हमको। तो मंत्री महोदय ने बोल दिया है, हम तो जाएंगे वहाँ पे। अगर उस दिन मीटिंग कैंसिल करते हैं या कुछ करते हैं, हम जवाब पूछेंगे मंत्री महोदय को। और मंत्री महोदय ने बराबर जवाब नहीं दिया तो मंत्री महोदय के घर के सामने बैठेंगे हम। तो आप मंत्री महोदय के खिलाफ भी जाने के लिए? बिल्कुल बोलेंगे, हम मंत्री महोदय के भी खिलाफ बोलेंगे। अगर मेट्रो के एमडी ने वो मीटिंग कैंसिल किया तब मंत्री महोदय को लेके हम मेट्रो के भवन के सामने उपोषण को बैठेंगे। मंत्री महोदय ने ये भी बोला है, ये घोटाला वहीं के वहीं अगर पेपर पे बराबर नहीं दिखा तो ब्रिजेश दीक्षित के अगेंस्ट में एफआईआर करने के लिए उनने बोला है। हो सकता उसी दिन 24 तारीख को एफआईआर के डर से ब्रिजेश दीक्षित भाग ना जाए। हम तो चाहते हैं कि वो आए और उनके ऊपर 200% एफआईआर होगा, क्योंकि उनके पास कुछ भी कागजात नहीं है। पूरे के पूरे जो भी इंफॉर्मेशन है सब हमने कलेक्ट किया, हमारे पास में पूरे डॉक्यूमेंट्स है। इसलिए मंत्री महोदय ने बोला है एफआईआर करेंगे, और छोटी मोटी बात नहीं बोली है, ऐसा मुझे लगता है।
अगर ब्रिजेश दीक्षित वहाँ पे उपस्थित नहीं होते तो फिर आपकी क्या भूमिका होगी? हमारी भूमिका नहीं, मैं मंत्री महोदय को लेके पुलिस स्टेशन जाऊंगा उनके अगेंस्ट में एफआईआर करने के लिए। उन्होंने खुद ने बोला है मैं एफआईआर करूंगा उनके खिलाफ। तो आने वाले 24 तारीख को मंत्री जो है विजय वडेट्टीवार उनके अध्यक्षता में एक मीटिंग होगी जहां पे मेट्रो के अध्यक्ष जो है महासंचालक रहने वाले, ऐसी बात सामने आ रही है। लेकिन अब तक मेट्रो के इस बारे में जानकारी नहीं है। अगर ये मीटिंग कैंसिल भी होती है तो मंत्री के खिलाफ भी प्रशांत पवार जाएंगे, ऐसा बात उन्होंने कही। वही आने वाले गुरुवार से उपोषण करने वाले हैं मेट्रो के खिलाफ, ऐसी बात फिलहाल सामने आ रही है। कैमरा पर्सन दिलेश हजारे के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र T24 नागपुर। राष्ट्रवादी कांग्रेस के युवा नेता रोहित पवार के संकल्पना से स्वराज्य ध्वज यात्रा की शुरुआत की गई थी। ये यात्रा आज नागपुर के दीक्षाभूमि पहुंची, जहां नागपुर राष्ट्रवादी के तमाम बड़े चेहरे इस यात्रा में दीक्षाभूमि पहुंचे। ये स्वराज्य ध्वज यात्रा महाराष्ट्र में 12,000 किलोमीटर यात्रा करेगी और 74 प्रेरणा स्थानों में इस ध्वज का पूजन होगा। यात्रा पूर्ण कर 15 अक्टूबर 2021 को दशहरे के दिन कर्जत जामखेड़ा में इस ध्वज की प्रतिस्थापना की जाएगी। ये स्वराज्य ध्वज 74 मीटर ऊंचा, 6144 फुट चौड़ा और इस ध्वज का वजन 90 किलो है। वही स्तंभ का वजन 18 टन है। 6 जून 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, इसीलिए इस ध्वज की ऊंचाई 74 मीटर रखी गई है। स्वराज्य ध्वज याची संकल्पनाच अशी की हा ध्वज इंग्रजांच्या काळात इंग्रजांना त्या ठिकाणी हाकलून देण्याचा प्रयत्न या ध्वजाच्या माध्यमातून झालेला आहे आणि हा स्वराज्य ध्वज आहे, ज्याच्यामुळे आम्हाला स्वराज्य या राज्यामध्ये स्थापित करण्यात आलं। शिवाजी महाराजांचं प्रतीक म्हणून या ध्वजाला बघता येत आहे आणि खऱ्या अर्थाने असली ध्वज हा फक्त स्वराज्य ध्वज आहे। बाकी लोक नकली ध्वज वापरतात, त्याचा काही आम्हाला घेणं नाही। पण हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वारस या ठिकाणी शरदचंद्र पवार साहेब आहेत, त्या ठिकाणी रोहितदादा आहेत, त्या ठिकाणी अजितदादा सुप्रियाताई आहेत। त्यांच्या नेतृत्वामध्ये या ध्वजाची संकल्पना मांडली। हे राज्यभर हा ध्वज 36 ते 38 प्रार्थना स्थळापर्यंत जाणार आहे, राज्यभर जाणार आहे आणि एक मुहूर्तमेढ स्वराज्य ध्वजाची या निमित्ताने होणार आहे आणि खऱ्या अर्थाने आपण एक आहो, सर्व लोक एक आहो याचं प्रतीक हा ध्वज आहे आणि या ठिकाणी दीक्षाभूमीवर आम्ही यांचं स्वागत करतो। नागपूरच्या लोकांना वाटत होतं की रोहित पवार नागपुरात येतील, असं झालं नाही। निश्चितच ते येणार होते, त्यांना अत्यंत महत्त्वाचं काम असल्यामुळे ते या ठिकाणी येऊ शकले नाही, परंतु आम्ही त्यांचे या ठिकाणी मावळे आहोत। आम्ही त्या ध्वजाचं या ठिकाणी स्वागत केलं आहे। विदर्भाला पाठ फिरवली आहे रोहित पवारांनी, असं वाटतं? मला असं वाटत नाही, बिलकुलच नाही। या ठिकाणी तुम्हाला सांगतो विदर्भावर जेवढं प्रेम आहे, बाकी तुम्ही आता बघितलं आहे की काय प्रतिनिधित्व देण्याचं तुम्हाला सांगायची गरज नाही, ते प्रतिनिधित्व दिलेलं आहे आणि याच्या पुढे पण विदर्भाला त्या ठिकाणी प्रतिनिधित्व मिळत राहील। कर्जत जामखेडचे लोकप्रिय आमदार आणि महाराष्ट्राचे भविष्य माननीय रोहितदादा पवार साहेब यांच्या संकल्पनेतून 15 ऑक्टोबर 2021 रोजी हा ध्वज उभारला जाणार आहे। या ध्वजाचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे हा ध्वज 74 मीटर वरती खर्डा या गावी बोयकट किल्ल्यावरती उभारला जाणार आहे। ह्या ध्वजाचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे हा ध्वज महाराष्ट्रात नव्हे तर संपूर्ण भारतात सर्वात उंच फडकणारा, एकात्मतेचं प्रतीक देणारा हा ध्वज आहे। या ध्वजाचे वजन 90 किलो आहे आणि या ध्वजाचा जो स्तंभ आहे तो 18 मेट्रिक टनाचा आहे। हा ध्वज आपण 74 मीटरचा का उभारतो उंचावरती, तर या ध्वजाचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे 6 जून 1674 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाला, त्याचे स्मरण ठेवून हा 74 मीटरवरती वरती फडकणार आहे आणि त्या ध्वजाचे स्तंभ आहे तो 18 मेट्रिक टनाचा का, तर याचं कारण असं की 18 पगड जाती जमातीचे लोक एकत्र येऊन स्वराज्याची स्थापना केली, त्यामुळे 18 मेट्रिक टनाचा हा ध्वज उभारण्यात येणार आहे। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 36 जिल्हे आणि इतर 5 राज्यांमध्ये जे आध्यात्मिक धार्मिक प्रेरणास्थळे आहेत, गड किल्ले आहेत, त्या ठिकाणी याचे जाऊन पूजन होणार आहे आणि 15 ऑक्टोबर रोजी हा ध्वज उभारला जाणार आहे। काय खरं म्हणजे शिवाजी महाराजांनी जे स्वप्न बघितलं होतं इंग्रजाच्यापासून राज्य स्वराज्य घ्यायचंच, परंतु जात पात धर्म न पाळता सर्व धर्म समभाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ते सर्वांना घेऊन जसे चालायचे, ते खऱ्या अर्थाने स्वराज्याची जी कल्पना आहे ती आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे रोहित पवार आहे, त्यांचीही ती कल्पना आहे की सर्व जाती धर्म पंथाच्या लोकांना एकत्र घेऊन या महाराष्ट्राचा विकास करावा, त्या विकासाचं लोन सर्व पूर्ण महाराष्ट्रात जावं, म्हणून हे स्वराज्य यात्रा निघालेली आहे। व हा जो एवढा मोठा ध्वज जो आहे तो जेव्हा जेव्हा फडकत राहील, जेव्हा लोक पाहिल तर एक त्यांना प्रेरणा मिळेल, त्यांना या प्रेरणेकरता पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हा ध्वज फिरतो आहे।
यांचं मी अभिनंदन। पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने आज नागपुर में पत्र परिषद लेकर ओबीसी आरक्षण पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोर्ट में आरक्षण पर उचित पक्ष नहीं रखा, जिसका नतीजा ये है कि आज बिना आरक्षण के चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित कर दिए। बावनकुळे ने आगे कहा कि वह बुधवार को पूरे महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ तीव्र आंदोलन कर रहे हैं। राज्य के हर जिले में यह आंदोलन किया जाएगा। असं आहे की त्यांनी आम्हाला विरोधी पक्ष म्हणून सर्वपक्षीय बैठकीच्या माध्यमातून जेव्हा बोललो होतं तेव्हा एकमताने ठरलं आणि एकमताने ठरल्यानंतर सरकारची जबाबदारी असतं पूर्ण बैठकीचा सारांश काढल्यानंतर त्याप्रमाणे कृती करण्याचं। आम्ही याकरता म्हटलं की सरकारला मदत केली। ओबीसीचं आरक्षण झाल्याशिवाय निवडणुका होऊ नये हे सरकारला समर्थनार्थ बोललो। सरकारने याची भूमिका घेतली म्हणून सरकारला समर्थन देणे आमचं आवश्यक होतं, कारण त्यांनी ओबीसीची बाजू मांडली होती। आणि आज ज्या पद्धतीने नाना पटोले यांनी म्हटलं की आम्ही सरकार बाजू मांडू शकलो नाही, मग आता तुम्हाला जर मदत केली होती, तुम्हाला विरोधी पक्ष तुमच्यासोबत होता, सर्व एकमताने ठरलं होतं, एकमताने तुम्हाला पूर्ण अधिकार दिले होते, तरी तुम्ही मान्य करता की आम्ही कमजोर पडलो, याच्यापेक्षा काय या महाराष्ट्राचं असू शकते दुर्दैव्य। म्हणून निवडणुका न होण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षाची थोडी आहे, सरकारने अध्यादेश काढावाचा असतो। सरकारने जसं देवेंद्र फडणवीस सरकारने वटहुकूम काढला 31 जुलैला, तुम्ही का नाही काढला वटहुकूम? तुमची जबाबदारी वटहुकूम काढायची, पण तुमच्या चीफ सेक्रेटरीचा दबाव आहे ना, करायचं नाही म्हणून, ओबीसीला आरक्षण द्यायचं नाही म्हणून। जर देवेंद्र फडणवीस सरकार रात्री पहाटे 3 वाजेपर्यंत राज्यपालाची सही घेऊन 31 जुलै 2019ला वटहुकूम काढू शकता आणि राज्याचं 27% आरक्षण कायम राहतं। सुप्रीम कोर्टाला आम्ही ले करतो, सुप्रीम कोर्ट ऐकतं, तुम्ही का नाही वटहुकूम काढला? तुम्ही परवा वटहुकूम का सरकारकडे सुप्रीम कोर्टात ले केला नाही? सुप्रीम कोर्टात तुमची वाट पाहिली 6 महिने, मग तुम्ही काय वटहुकूम काढून सरकार सुप्रीम कोर्टात गेले नाही आणि परवा सुप्रीम कोर्टात बाजूच मांडू शकले नाही? सरकारचे वकील चूप राहिले, सुप्रीम कोर्टाने वारंवार त्या ठिकाणी सांगितलं, तुम्ही काय केलं आहे? माझं म्हणणं एवढंच आहे की आता या सरकारने क्लिअर झाला की या सरकारच्या मनातच नव्हतं ओबीसी आरक्षण देणं। वटहुकूम तर काढायला पाहिजे होता, सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं ते म्हटलं असतं, तुम्ही का नाही ले केला सुप्रीम कोर्टासमोर जाऊन? तुम्ही किमान तर वटहुकूम दाखवायला पाहिजे, बाबा आम्ही असा अध्यादेश काढलेला आहे, सुप्रीम कोर्टाला काय म्हणायचं म्हणून द्यायचं होतं। पण तुमच्याकडे काय कृती झाली? तुम्हाला देवेंद्र फडणवीस आणि भारतीय जनता पार्टीने समर्थन दिलं होतं ना, सर्वपक्षीय बैठकीत तुम्हाला मजबूती दिली होती ना, आम्ही काही वेगळी भूमिका घेतली होती का? ओबीसी आरक्षणासंबंधाने भारतीय जनता पार्टीचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी 3दा सांगितलं सरकारला, होय तुम्ही जे जे कराल तुम्ही आमच्या तुमच्या पाठीशी आम्ही आहोत, एक मताने मंजूर करू, एक मताने ठरवू। मग सरकारची भूमिका महत्त्वाची होती, सरकारने अध्यादेश काढायचा असतो, तो काढला गेला नाही आणि म्हणून या निवडणुका लागल्या। नागपुर के सोनेगांव पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले उज्जवल नगर के आशीष ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप में सोमवार रात 12:30 बजे के दौरान 3 अज्ञात आरोपियों ने चाकू और कुल्हाड़ी लेकर 2,30,000 रुपए की डकैती की। सोमवार रात 12:30 बजे के दौरान पेट्रोल पंप में आशीष प्रसाद नामक कर्मचारी अपने कैबिन में खाना खा रहे थे, तभी 25 से 30 वर्ष के आयु के 3 आरोपी हाथ में कुल्हाड़ी और छुरा लेकर पेट्रोल पंप में आए और आशीष प्रसाद इनके साथ मारपीट की और पेट्रोल पंप से 2,30,000 रुपए और एक मोबाइल लेकर भाग गए। घटना के 18 घंटे के बाद भी आरोपी पुलिस के पहुंच से बाहर है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। वहीं इस शहर में लूटमार की घटना से पुलिस पेट्रोलिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज रात्री 12:15 ते 12:30 दरम्यान युवलनगर पेट्रोल पंप या ठिकाणी अज्ञात 3 इसम येऊन तेथील पंपावर असणारे जे कर्मचारी आहेत त्यांना दाब दाखवून त्यांच्याकडून 2,30,000चा कॅश त्यांना धक्काबुक्की मारहाण करून नेलेला अशा फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। त्या अनुषंगाने सस्पेक्टेड आहेत, त्या अनुषंगाने त्याचा तपास सुरू आहे। आमच्या टीममार्फत तपास सुरू आहे। सीसीटीव्ही फुटेज आणि त्या अनुषंगांचे पडताळणी करणे चालू आहे हद्दीमध्ये आणि त्या ठिकाणी त्या आरोपीचे लोकेशन आलेले त्या अनुषंगाने सुद्धा तपास सुरू आहे। नागपुर के सक्करदरा पुलिस ने कार के साइलेंसर चुराने वाले गैंग को पकड़ा है। ये गैंग महंगी गाड़ियों के साइलेंसर चुराकर उसे कबाड़े में बेचा करते थे। सक्करदरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत 2 साइलेंसर चोरी के मामले की शिकायत दर्ज की गई थी, जिसकी तफ्तीश में पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। कार के साइलेंसर की बाजार की कीमत 30 से 40 हजार है, जिसके चलते ही ये गैंग साइलेंसर चुराया करता था। स्टेशनला मागच्या आठवड्यात 2 गुन्हे एकाच दिवशी दाखल करण्यात आले होते। मारुती सुझुकीच्या इको गाडीचे सायलेन्सर 2 गाड्यांचे सायलेन्सर चोरीला गेले होते। त्या गुन्ह्याच्या तपासात आतापर्यंत आम्ही 3
व्यक्तींना अटक केलेली आहे आणि दोन्ही गुन्हे उघड झालेले आहेत. नागपूर शहरात देखील इतर पोलीस स्टेशनला पण त्यांनी गुन्हे करण्याचा संशय आहे. त्या बाबतीत तपास चालू आहे आणि त्याच्यातला जो सायलेन्सर आहे त्याचं ते स्वरूप बदलून त्याच्यामधला प्लॅटिनम नावाचा धातू सदृश्य पदार्थ ते जाळून काढायचे आणि स्वरूप बदलायचे. अशा प्रकारे त्यांनी गुन्हे केलेले आहेत. एका जागी असणारा जी इको गाडी आहे त्याचं सायलेन्सर करून दोन चोर जे अटक केले आहे ते काढून जे कबाडीवाला आहे संबंधित तो पण अटक झालेला आहे. त्याच्याकडे ते मालाचं विक्री करायचे आणि स्वरूप बदलून टाकायचे. तपास चालू आहे अजून आणि मुद्देमाल नवीन सायलेन्सर जवळपास 43,000ची किंमत असते त्याची एका सायलेन्सरची. त्यांनी स्वरूप बदलून टाकलेलं आहे. जशा तशा स्वरूपात माल नाही आहे त्या बाबतीत देखील तपास चालू आहे. आमच्याकडचे जे 2 गुन्हे आहेत ते आतापर्यंत निष्पन्न झाले आहेत आणि अजून बाकी पण ठिकाणचे निष्पन्न होण्याची शक्यता आहे. अमरावती जिले के मोवाड़ से 40 किलोमीटर दूरी पर ठंडी पवनी के पास झुंझ गांव में पर्यटन स्थल पर झरने के पास बोटिंग कर रहे 11 लोग सेल्फी लेने के चक्कर में नाव पलटने से डूब गए. इसमें महिला, बच्चे और कुछ पुरुष का समावेश है. 3 लोगों के शव फिलहाल मिले हैं. पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक ही परिवार के 11 लोग गाड़ेगांव में दशक्रिया के विधि के लिए आए थे. कल दशक्रिया का कार्यक्रम निपटने के बाद आज सुबह सभी लोग वरुड़ में घूमने के लिए गए. सभी लोग वर्धा नदी में नाव से जाते हुए सेल्फी ले रहे थे. उसी दौरान संतुलन बिगड़ने से नाव पलट गई और सभी लोग डूब गए. इसमें बहन, भाई, जवाई शामिल हैं. इसमें 3 लोगों के शव मिले हैं. आसपास के लोग दूरी से देख रहे थे लेकिन कोई भी बचाने के लिए नहीं आए. जिस स्थान पर घटना हुई वहां पर 2 नदियों का संगम है और वहीं पास ही एक झरना बहता है. इस झरने को देखने के लिए कई लोग आते हैं. वरुड़ और आसपास के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है. समाचार लिखे जाने तक स्थानिक मछुआरों की मदद से पुलिस ने 3 शवों को निकाला है और अन्य की खोज जारी है. खबरों में फिलहाल इतना ही. आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24. नमस्कार. Extra Edge फिटनेस का कंप्लीट सॉल्यूशन. You will find all solution of fitness here. We provide new techniques of fitness and weight loss which has Zumba, mixed martial arts and also Bollywood dance, where we will provide you expert trainers. We provide Being Strong brand equipment which makes you more stronger. You will get students, monsoon and all attractive packages here. Our address, 3rd floor, RPTS ground, above Domino's Outlet, Madhav Nagar, Nagpur. Contact us on 8669669737. एकदंत, वक्रतुंड, लंबोदर, विनायक, गजानन ऐसे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत और हम सभी के लाडले बाप्पा गणपति बाप्पा हो रहे हैं विराजमान. अगर आप भी अपने घर, मंडल और सोसाइटी में करते हो बाप्पा की स्थापना तो महाराष्ट्र टीवी 24 से करें संपर्क. हम आएंगे आपके सोसाइटी, मंडल या घर और दिखाएंगे आपके मंडल और बाप्पा की विशेषताएं. नियमों का पालन कर होगी मस्ती मजाक के साथ बाप्पा की भक्ति. तो राह किस बात की देख रहे हो? रजिस्टर करें अपना मंडल, सोसाइटी या फिर अपना नाम. संपर्क करें 7122552656 या 9225225154 पर और मनाइए गणेश उत्सव महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ.